वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के केमिस्ट्री के 4 नंबर पार्ट जिसका नाम कार्बन तथा इसके यौगिक है, इसके प्रत्येक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस टॉपिक की व्याख्या को पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं परिचय को, पाठ परिचय। तो कार्बन पृथ्वी पर 0.02% तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन 0.03% पाया जाता है। पृथ्वी पर कार्बन 0.02% पाया जाता है तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन 0.03% के रूप में पाया जाता है। हमारा जो शरीर है वह भी कार्बनिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, कार्बनिक यौगिकों से मिलकर मेरा शरीर बना हुआ है, प्रत्येक किसी का शरीर बना हुआ है। या फिर हम आसपास जो कुछ भी देखते हैं सभी जो है कार्बन से बने हुए होते हैं। मुक्त अवस्था में यहाँ पे मुक्त होगा। मुक्त अवस्था में कार्बन हीरे, ग्रेफाइट, कोयला के रूप में पाया जाता है। मुक्त का मतलब फ्री अवस्था में, जैसे हीरा में केवल कार्बन ही होता है, ग्रेफाइट में भी केवल कार्बन ही होता है, कार्बन के अलावा दूसरा कोई तत्व नहीं होता है। कोयला में भी केवल कार्बन ही होता है। संयोजित अवस्था में यानी साथ मिलकर, संयोजित अवस्था में कार्बन मुख्य रूप से कार्बोनेट खनिजों में पाया जाता है। जो कार्बोनेट खनिज होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा विद्यमान होती है उसमें कार्बन संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। पेड़ पौधे भी कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कागज हो गया, कपड़ा हो गया, इस सभी में कार्बन पाए जाते हैं। कहीं न कहीं पूरे रूप से, पूरे चारों ओर से हम कार्बन से घिरे हुए हैं, कार्बनिक यौगिक से घिरे हुए हैं। तो ये हो गया इस पाठ के परिचय। कार्बन सभी सजीवों के निर्माण में आवश्यक अवयव होता है। कार्बन जो होता है वह सभी सजीवों के निर्माण में मुख्य रूप से आवश्यक अवयव होता है। यह पाठ परिचय हो गया। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिकों के महत्व क्या है। तो सुबह से शाम तक जिन वस्तुओं का हम इस्तेमाल करते हैं वे सभी कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। चाहे हमारा भोजन हो, कपड़ा हो, कागज हो, चमड़ा हो, साबुन हो, रंग हो, या प्लास्टिक की वस्तुएं हों या बच्चों के खिलौने हों, सभी कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। इसलिए कार्बनिक यौगिकों का विशेष महत्व है। क्रियाशील समूह किसे कहते हैं? तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिकों का रासायनिक गुण निर्भर करता है उस यौगिक का क्रियाशील समूह कहलाता है। यानी किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह होता है जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। किसी यौगिक का रासायनिक गुण जिस पे निर्भर करता है उसी को क्रियाशील समूह कहा जाता है। यानी इसी के अनुसार उसका गुण चेंज होगा। क्रियाशील समूह के अनुसार ही किसी यौगिक का गुण चेंज होगा। जैसे मेथिल एल्कोहल या इसी को मेथेनॉल कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है CH3OH। इसमें दो भाग होते हैं, मेथिल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह। इसमें CH3 अलग होता है और OH अलग होता है। तो इसमें जो OH होगा वह क्रियाशील समूह होगा, क्योंकि इसी पे इस यौगिक का गुण जो है वह निर्भर करता है। क्योंकि मेथिल अल्कोहल के सभी रासायनिक गुण OH समूह पर निर्भर करेंगे, OH पर निर्भर करते हैं, इसलिए OH को क्रियाशील समूह कहा जाएगा। नेक्स्ट है कोयले के निर्माण की कहानी। आखिर इस पृथ्वी पे कोयला कहाँ से आया, तो इसका निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के जंगलों में पेड़ पौधे, बहुत सघन पेड़ पौधे थे, बहुत घना पेड़ पौधा था। भूकंप, ज्वालामुखी का मतलब पृथ्वी से कुछ जब फेंकता है, आग फेंकता है तो उसी को ज्वालामुखी कहा जाता है। और भूकंप का मतलब भूमि के कंपन को भूकंप कहा जाता है। तो लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के जंगलों में घने जंगल थे, घने पेड़ पौधे थे, जो भूकंप, ज्वालामुखी आदि के कारण जमीन के अंदर धंस गए और इनके ऊपर मिट्टी, बालू और जल की परतें बैठ गई। कालांतर में यानी कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद ये ऑक्सीजन के संपर्क से वंचित हो गए। ऑक्सीजन इन्हें नहीं मिल रहा था फलतः, जिसके कारण इनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाया। चूंकि यह जमीन के अंदर दब गए, मिट्टी, बालू और जल के नीचे जब दब गए तो इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसके कारण इनका ऑक्सीकरण नहीं हो रहा था। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में धरती के अंदर के उच्च दाब और उच्च ताप तथा बैक्टीरिया के संयुक्त प्रभाव, संयुक्त का मतलब तीनों प्रभाव,
उच्च ताप के कारण और बैक्टीरिया के संयुक्त प्रभाव के कारण ही इनका रूपांतरण यानी इनका कन्वर्ट कोयले में हो गया। जो पेड़ पौधे थे जो लाखों वर्ष पहले जमीन के नीचे दबे थे, वह लाखों वर्षों तक ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए, जिसके कारण वह कोयले में बदल गए। तो इस तरह पृथ्वी के नीचे कोयला आया। आशा करता हूँ यह समझ गए होंगे कोयले के निर्माण की कहानी, कि लाखों वर्ष पहले जो थे वह भूकंप और ज्वालामुखी के कारण पेड़ पौधे जो थे वह जमीन के नीचे दब गए और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वह कोयला बन गए। यही तो याद करना है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम के निर्माण की कहानी। पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल, एलपीजी, यही सब, पैराफिन, मोम, यही सब निकाला जाता है, इससे यही बनाया जाता है। पेट्रोलियम जो होता है इसे काला सोना कहा जाता है और यह काला रंग का होता है। पेट्रोलियम को जब निकाला जाता है तो काला रंग का होता है और इसे उद्योग में भेजकर इसका निष्कर्षण किया जाता है, तब जाकर इसे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल, पैराफिन, मोम यह सब निकलता है। तो पेट्रोलियम की उत्पत्ति जो हुई थी वह समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीवों तथा छोटे छोटे पौधों से हुई थी। इनकी मृत्यु होने पर ये बालू और मिट्टी से ढक जाते हैं। लाखों वर्षों तक ऊष्मा, दाब और बैक्टीरिया के प्रभाव के कारण अंततः यानी अंत में हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन सच्छिद्र चट्टानों के जरिए ऊपर आने लगते हैं। ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वह सच्छिद्र चट्टानों के जरिए, सच्छिद्र का मतलब जिसमें छेद होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, तो सच्छिद्र चट्टानों के जरिए ऊपर आने लगते हैं। इस क्रम में अगम्य चट्टानें इनका मार्ग अवरुद्ध कर देती है। ऊपर से यानी जहाँ पे छिद्र नहीं होते हैं उस तरह की चट्टानें जो होती है इसके मार्ग को अवरुद्ध कर देती है और इन चट्टानों के नीचे तेल के रूप में विद्यमान होते हैं। पेट्रोलियम जो है वह पृथ्वी से 5000 फीट नीचे पाया जाता है। 5000 से लेकर 15000 फीट नीचे तक पेट्रोलियम पाया जाता है। इसे काला सोना कहा जाता है। यह काले रंग का गाढ़ा चिपचिपा द्रव होता है। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, किरोसिन, पैराफिन, मोम, एस्फाल्ट यही सब निकाला जाता है पेट्रोलियम से। भारत में पेट्रोलियम सबसे पहले असम के डिगबोई क्षेत्र से निकाला गया था और मुंबई हाई जो मुंबई से दूर अरब सागर में स्थित है वहां से भी भारत पेट्रोलियम की उत्पादन करता है। नेक्स्ट है साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो साबुन जो होते हैं लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल है यानी अम्ल है। साबुन जो होते हैं वह अम्ल होते हैं, ये सोडियम के लवण होते हैं और साबुन खारे जल में इनकी कार्य क्षमता घट जाती है। जैसे समुद्र का पानी खारा होता है, खारा का मतलब नमकीन, नमकीन जल में इसकी कार्य क्षमता घट जाती है, अर्थात खारे जल में आसानी से झाग नहीं बनाते हैं, खारे जल में आसानी से फेन नहीं बना पाते हैं। जबकि अपमार्जक होते हैं ये उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं और खारे जल में इसकी कार्य क्षमता कायम रहती है। अपमार्जक जिसको सरफ कहा जाता है, तो सरफ जो होते हैं यह खारे जल में भी यानी समुद्र के पानी या नमकीन जल में भी इसकी कार्य क्षमता कायम रहती है। तो ये था कार्बन तथा इसके यौगिक के महत्वपूर्ण टॉपिक का व्याख्या। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।